अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। क्या हाल है? ओके, सो टुडे इज मैच डे। टुडे इज मैच डे और मुझे हसन अली का कॉन्फिडेंस और उनकी गुफ्तगू, उसमें जो विट था वो भी अच्छा लगा और उनका एतमाद भी अच्छा लगा। और जाहिर है तजर्बे का तो कोई देमुल बदल होता नहीं है, इसलिए हसन ने अपनी परफॉर्मेंस और मुझे लग रहा था अपने डिमीनर से भी बताया कि हाँ भाई मैं तो ये सब कुछ कर चुका हूँ पहले। मे बी यू नो हर किसी को मौका मिलता है, कोई somebody is not working out, उसकी जगह जो रिप्लेस होता है उसके लिए मौका बन जाता है कि टू शाइन, टू एक्सेल। हाँ, वंस अगेन, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि फखर जमान जो है ना वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आज के मैच में नहीं होंगे क्योंकि उनको हो चुकी है एक नी इंजरी। हाँ, तो वो पहले भी आपको पता ही है, वो तो आउट हो ही गए थे। और एक और तब्दीली जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो है शादाब खान, हमारे वाइस कप्तान। उनको बाहर रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है बिकॉज इट हैज, उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस है ना वो बड़ी कंसिस्टेंट हो गई है। नथिंग अगेंस्ट शादाब, वी लव हिम, ही इज सो talented, that's why he is there where he is, लेकिन जाहिर है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और कुछ अरसे से तवातुर के साथ बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए he needs a little time। अच्छी में हम नहीं जाएंगे, it's not up to the mark और इस वक्त हमने जीतना है, तो बात सिर्फ इस वक्त जीत की हो रही है because we cannot afford to lose a match because this is a World Cup। Yes, we cannot afford to lose a match and we need to really keep up our run rate as well। तो बहुत सी चीज़ें in place हैं और उसके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है we have to stick to that। So अपना अहम मैच पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है आज बेंगलुरु में। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। बस जुमे की नमाज पढ़ के आए और बैठ जाएं। बस नमाज में भी दुआ हम यही करेंगे, लेकिन नमाज में सबसे पहले तो हम फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे। हाँ ना, वो तो है वहाँ पर मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, उनसे इजहार यकजहती भी करेंगे और उसके बाद फिर जाहिर मैच के लिए भी दुआ करेंगे। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है, शादाब खान जिनकी जगह हमने आपको बताया। कौन आ रहा है ये नहीं बताया, उसामा मीर मोस्ट प्रोबेबली। देखें अब ये हतमी तो तब ही पता लगेगा जब मैच शुरू होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये फैसला हो गया है कि उसामा मीर आ रहे हैं। अच्छा, साथ ही हम आपको बता दें कि कल क्या हो रहा था और ये आप देख भी सकते हैं क्या हो रहा था जी। कल बेंगलुरु के चंद स्वामी स्टेडियम में चना स्वामी या चना स्वामी, चना स्वामी, चना या चना चले स्टेडियम में बेसिकली पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की, बड़ी भरपूर अच्छा सेशन उनका चला। लेकिन इस स्पेशल सेशन में फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और हारिस रऊफ शरीक नहीं हुए। दोबारा बताएं। ये सारे मैं बता देती हूँ, हारिस रऊफ की बात हो रही है, सलमान अली की बात हो रही है, इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है, उसामा मीर की बात हो रही है, ये शरीक नहीं हुए। उसामा मीर ने अगर आज खेलना है तो वो कल क्यों शरीक नहीं हुए, ये सब कुछ हमें पता करना है। फिर इफ्तिखार क्यों शरीक नहीं हुए, चले फ़खर को तो इंजरी हो गई है, फिर बाकी लोगों का क्या मामला है। खिलाड़ियों ने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, फ़खर जमान घुटने की इंजरी और सलमान आगा के बारे में पता लगा है बुखार में मुब्तला है। कप्तान बाबर आजम ने ये सबको होगा शायद, ऑलमोस्ट आधी टीम को तो हो गया। एंड आई एम नॉट श्योर हसन अली या हु वाज सेइंग कि वो अब इतने बंद हो गए हैं। आपको पता ना एक चीज होती है जिसको कहते हैं कैबिन फीवर, तो जब आपको बहुत ज्यादा इजाजतें ना हो बाहर जाने की, आपको फ्रीडम ना हो, जो कि नेचुरली अंडरस्टैंडेबल, इंडिया में बहुत हैवी सिक्योरिटी के साथ ही आप बाहर निकल सकते हैं, तो दे आर नॉट यू नो गोइंग आउट एनीवेयर, तो उसमें जी बीमार होना स्टार्ट हो गए। मुझे कैबिन फीवर होता है बाय द वे, सो आई कैन ओनली इमेजिन। यही ताकीद की बाबर आजम ने कि जैसा ट्रेनिंग सेशन में करते हैं वही मैच में करेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना सोचें। मैं तो कह रहा हूँ बस खेलें, जमकर खेलें, मगर इतना सोचें कि वो बोंगियां ना मारें जो पिछले मैच में मारी थी। आई एम सॉरी, यस, सो मतलब आने से पहले, सॉरी आई विल गो बैक, बट मैच आने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले सबकी वीडियो आ रही है जी, सब कह रहे हैं जी रोहित शर्मा से बेहतर तो कोई पुल शॉट मारता ही नहीं है। कोई पुल शॉट वो रैपिड फायर टाइप था ना आजकल चल रहा था, आपको पता है ना, कवर ड्राइव का पहले आया था। कवर ड्राइव वाले में तो बाबर आजम था, पुल शॉट की बात हो रही थी। पुल शॉट में सबने रोहित शर्मा, और भाई उसको मौका दे रहे हो, एक अहम तरीन मैच में, हाँ लिटरली कि आओ खेलो, पुल शॉट मारो। खैर दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस का मानना है कि पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। बिल्कुल है जी, इस टीम में चंद प्लेयर्स खतरनाक है, हमारी सारी टीम खतरनाक है भाई, और बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। रिजवान भी माशाल्लाह फॉर्म में है और आज ऑस्ट्रेलिया को हराना है, सीधा एक काम हमने यही करना है, मतलब यही करना है और इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है भाई, हमने हराना है और अच्छी तरह हराना है। भाई ये भारत कल फिर इतनी आसानी से मैच जीत गया, क्या मसला है? हाँ, अबाउट दैट नीड्स टू बी, मतलब विराट कोहली
पड़ेगा। मैं कहता हूँ वक्त और हालात और एम्पायर और मामलात और सब लोग ये चाह रहे थे कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ले। नॉट जस्ट दैट, कि मैंने बड़े लोगों से बात की है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट टीम, नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम दैट, लेकिन अपने घर में पूरी दुनिया ही देख रही है क्रिकेट, मतलब कौन इस वक्त बात नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि सारा एनवायरनमेंट उनका अपना, ग्राउंड्स उनकी अपनी, दे आर सो यूज्ड टू, वो होते हैं ना अपने घर में तो शेर ही होते हैं, तो दे आर गुड बट दे हैव एवरीथिंग वर्किंग फॉर देम, मतलब वो लिटरली अपने घर में बैठे हुए खेल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि सिकू और फैजान हमारे साथ हैं, वेट कर रहे हैं। सो सिकंदर बख्त तो यहीं कराची में हमारे साथ, और फैजान आपको पता है बेंगलुरु इंडिया में मौजूद हैं। सो फैजान के पास सबसे पहले जाते हैं कि उनके पास वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं। इट्स द मैच डे। फैजान, कल का दिन बताइएगा कैसा रहा और इफ्तिखार क्यों नहीं आए? इफ्तिखार क्यों नहीं आए? हमारे प्लेयर्स सेशन में क्यों नहीं थे, प्रैक्टिस सेशन में फैजान? देखिए, कल पाकिस्तान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। ऑप्शनल सेशन में प्लेयर्स के पास ये चॉइस होती है कि वो इस प्रैक्टिस सेशन को मिस करे, तो इस तरह वो पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 प्रैक्टिस सेशन मुनासिब किए थे यहाँ पे एचएन असामी स्टेडियम में। तो उसके बाद आपके कुछ प्लेयर्स ने रेस्ट करने को तरजीह दी, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक बिजनेस एज यूजुअल है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कि जिस तरह अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ओसामा को अगर आज खेलना है तो वो कल प्रैक्टिस में। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस फैजान। हम इसलिए तो आपको जहमत देते हैं कि आप हमें बताएंगे। नहीं तो देखिए, प्लेइंग 11 का पार्ट आपका इफ्तिखार भी है, वो भी नहीं थे। हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का पार्ट है, बट वो भी प्रैक्टिस में नहीं थे। तो मैच से एक रोज पहले कुछ प्लेयर्स ने अगर रेस्ट को तरजीह दी तो ये उनकी चॉइस है। ऑप्शनल कल का जो ट्रेनिंग सेशन था वो ऑप्शनल था पाकिस्तान टीम का, तो इस वजह से आपके 5-6 प्लेयर्स बाज़-औक़ात वो रेस्ट जो होता है वो आपको चाहिए होता है बिफोर। अच्छा फैजान, वैसे अदरवाइज एवरीबडी इज इन फॉर्म, ठीक है? क्योंकि बुखार और बीमारियों का भी हम बहुत सुनते आ रहे हैं, अब जरा भूल गए हैं कि कौन बेहतर हो गया है, कौन ठीक हो गया है, क्या चल रहा है वो सीन? देखिए, ओपनिंग बैटर फखर जमान के नी का थोड़ा इशू है, ये इन्होंने अहमदाबाद वाले मैच से पहले ही कैरी किया था और प्लेयर थोड़ा सा उनका नहीं कहा यह जा रहा था बीच में कि वो शायद रिकवर हो चुके हैं, बट अब भी उनका ट्रीटमेंट जारी है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट फखर के मामले पे भी रिस्क लेने को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है और कुछ भी हो सकता है, तो अभी रशन नहीं कर रहा उसके फखर के कमबैक को। बाकी सलमान अली आगा के हवाले से कल इत्तला ये थी कि उनको फीवर हो गया, 2 प्लेयर ठीक होते, तीसरे को फीवर हो जाता, तो प्रॉब्ली जो मौसम की तब्दीली है, मौसम बदला है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तानी प्लेयर्स पर असर हो रहा है। हाँ, लेकिन ये वायरल जो है, सॉरी आई एम वेरी क्यूरियस कि ये हमारे ही प्लेयर्स हो रहे हैं सारे डाउन या फिर और भी औरों को भी इफेक्ट कर रहा है? आपको याद होगा टूर्नामेंट के स्टार्ट में इंडिया के बैटर शुभम गिल भी अनफिट हो गए थे, अनफिट सॉरी बीमार हो गए थे, उनको डेंगू डायग्नोज हुआ था। तो ये चीजें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे प्लेयर्स में क्यों हो रहा है, हो सकता है किसी और टीम के प्लेयर्स में भी ये प्रॉब्लम हो, बट वो खबरें बाहर ना आ रही हो, हमारी खबरें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है अपनी टीम के साथ, तो बहुत चीजें पता चल जाती है। जाहिर कंसर्न है, और हमारे पास आप जैसे जर्नलिस्ट भी हैं जो अंदर की खबर ले ही आते हैं किसी ना किसी तरह। That's right. So, और वो वहाँ मौजूद है सर्टनली, तो किसी को छींक भी आ रही है तो अतीक और फैजान को तो पता लग ही जाता है, और हम हो जाते हैं ना, या अल्लाह, मतलब किसी को छींक भी आ रही है, we want them to be fit. So, सिकू हमारे साथ मौजूद है। सिकू, what do you think about this change? अब शादाब की जगह मोस्ट लाइकली according to फैजान and others who are reporting, उसामा आएंगे आज के मैच में। यार एक दो बातें मैं जरूर कहूंगा कि जैसे वो कह रहे थे ना कि होटल के अंदर सब अकेले होते हैं, तो उसके लिए उमूमन टीमें ये करती हैं कि नाश्ता एक साथ करें, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस नहीं हो रही तो लंच एक साथ करें, ताकि लड़कों में वो जो तन्हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बंदा अकेला कमरे में पड़े पड़े टीवी देख देख के तो उसका सर में दर्द हो जाए, तो आधे तो वैसे ही बीमार हो जाए। तो ये इस किस्म की जो है ना सिनेरियो क्रिएट करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को। ये तो एक तरफ हो गई, और कई लोग ऑप्शनल प्रैक्टिस पे नहीं जाते, मगर होनी नहीं चाहिए। अच्छे इंपॉर्टेंट मैच से पहले सबको ग्राउंड पे जानी चाहिए और लाइट ट्रेनिंग करनी चाहिए। लाइट ट्रेनिंग से मतलब है स्ट्रेचिंग, हल्के फुल्के कैच, ताकि एक फीलिंग आए ग्राउंड की और आप अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल होटल में बैठ जाना इट्स नॉट गुड। जब आप वैसे ही बाहर नहीं निकल रहे, आपको निकलने की इजाजत नहीं है, तो इट्स बेटर टू गो आउट इन दी ओपन, थोड़ा फ्रेश एयर लें और उसका नाम क्या आपस के अंदर हल्की फुल्की ट्रेनिंग करें। ये तो वो ट्रेनिंग की बात होगी। और देखें उसामा, अब आपने सालों जो है शादाब को खिलाते रहे, इस मौके के पर अचानक लाके आप चेंज करें, वो भी एक अजीब सी बात है। मगर चलें, कुछ तो हो, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसामा ही एक चॉइस है। मगर ये कि अगर अल्लाह ना करे उसामा के साथ बेचारे की अगर बॉलिंग आज के दिन अच्छी नहीं हुई
तो उसका कैरियर ही ना खत्म कर दें। तो ये बस चीज का ख्याल रखें। हम लोग थोड़े से इस मामले में बहुत कंजूस हैं। जब भी कोई बेचारा नया बच्चा फंसता है तो उसको तो बिल्कुल ही लताड़ देते हैं, उसको हमेशा के लिए निकाल देते हैं। ये काम ना करें। और वैसे फिलहाल तो यही एक चॉइस नजर आ रही है। फखर का घुटना खराब हो गया, विच इज नॉट लगे कि उसको मैं सोच रहा था खिलाना चाहिए इस किस्म की क्रिकेट में। तो ये बहुत आइडियल क्रिकेटर था, मगर इट्स बैड। चलिए अभी तो टूर्नामेंट बाकी है, होपफुली वो रिकवर कर जाए। इंशाल्लाह। और कहा भी ये जा रहा है कि अगले हफ्ते जो मैच होगा उसमें ही शुड बी एबल टू जॉइन इन। अच्छा ये बताएं सिकंदर, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हाउ स्ट्रांग इज ऑस्ट्रेलिया एट दिस मोमेंट? क्योंकि माना कि उन्होंने 2 मैचेस जो थे शुरू के वो हार गए थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मैच जीता भी है। सो हाउ आर दे लुकिंग? या देखो, ऑस्ट्रेलिया का कल मैंने डेटा निकाला था जिसमें लेबोशेन जो है उन्होंने 175 रन किए। उसके अलावा किसी ने 60-70 से ज्यादा रन ही नहीं किए। स्मिथ ने 92 किए, बाकी वही 50-40 50-40। इनके 3 मैच हो गए, मगर 3 से 4 मैच इनके हो गए, मगर ये एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया के हो गए 3 मैच, 1 जीते हुए। 3 मैचों में किसी ने जो है ना 60-70 से ऊपर रन नहीं क्रॉस किए, तो वो फंसे हुए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है उनको पकड़ने का, इसलिए कि उनकी भी बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं लगी। देखिए मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी बर्तरी हासिल नहीं होगी। 3 में से अगर वो 2 आ रहे हैं तो हम तो 1 ही हारे हैं, तो हमें उन पे एज एन ज़हनी बर्तरी तो हमारी होनी चाहिए और उसी डोमिनेंस के साथ हमें ग्राउंड में उतरना चाहिए। उनके लिए भी ये चांस होगा एक जबरदस्त कमबैक करने का। ठीक है, चांस होगा, लेकिन अगर हम इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि यार ठीक है हम इनसे बेहतर ही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वी विल बी एबल टू परफॉर्म। यार देखो, अगर ये इंडिया का मैच थोड़ा आखिरी में होता ना ज्यादा बेहतर रहता, मगर ये शुरू में हो गया ना, वो जो उसका नफ्सियाती असर है वो थोड़ा देर रहेगा। हमें इन चीजों को भूल अभी काफी दिन हो गए वैसे। वो तो गए, मगर आपको पता है वो भारत में ही है, और भारत के लोग जो है उनको ताने तो मारते होंगे कहीं ना कहीं से, कोई आवाज ये वो इस किस्म की चीजें तो आएंगी। तो एनीवे ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को दोबारा उठने का, उनकी टीम को। अभी जो हम बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पूरी कोशिश करेगा। वो भी पहले 10 नंबर 3 दिन पहले उनका जो पॉइंट टेबल पे 10वें नंबर पे थे, जब वो मैच जीते हैं तो अब वो 7वें नंबर पे आ गए, 6 नंबर पे आ गए। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने भी जंप लगाई है। जैसी दूसरी टीमें हारी हैं वो सब नीचे आई हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है अब 6 नंबर पे आ गया, 10 से 6 पे आ गया। तो अब उसका टारगेट जो है वो 5 और 4 है कि वहां पे पहुंचे। तो वो फैजान से पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात हो रही है। फैजान, वहां पे जाहिर है हमारा एक इंपॉर्टेंट मैच है। ऑस्ट्रेलिया अभी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन बेहतरी आ रही है उनकी परफॉर्मेंस में। हमारे आज के मैच में कप्तान और मैनेजमेंट में क्या डिसाइड हुआ है? कुछ है आपके पास खबर? क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी? यार देखिए, पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रॉब्ली ऑफ कोर्स अब तक जो हमारे पास इतना था वो एक चेंज की है, जो आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं। उसके अलावा कोई इतने ज्यादा चेंजेस पे साथ नहीं जा रही पाकिस्तान मैनेजमेंट इस मैच के लिए। और ऑफ कोर्स ये चीज उनके जहन में है, और वो ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट फॉर्म को एक्सप्लॉइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये देखते हैं कि टॉस का यहाँ पे रोल बड़ा क्वेश्चन होगा। एक चीज यहाँ पे अहम है कि आज इम्कान ये है, जो कहा यह जा रहा है यहाँ पे, हमें लोकल जर्नलिस्ट से जो हमारी बात हुई थी, कि ये ट्रेडिशनल बैंगलोर वाली विकेट नहीं मिलेगी जिसपे 300 प्लस आराम से हो जाता था। थोड़ी सी नई विकेट बनी हुई है, थोड़ा सा इसमें टर्न भी मौजूद होगा। बट अगर हम यहाँ के ग्राउंड की रिवायत भी देखें तो छोटा ग्राउंड है, निस्बतन बाउंड्रीज लगने का मौका अच्छा है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टार्ट जरूर यहाँ पे मैटर करेगा। शुरू में अगर जो टीम अच्छा स्टार्ट करती है, शुरू के 10 ओवर में जो टीम आइदर साइड वो ग्रिप मजबूत कर लेती है मैच में, उसको एडवांटेज रहेगा इसमें। अच्छा सिकंदर, ये टॉस की बात हो रही है। हमने इंडिया वाले मैच में भी देखा था कि जी अगर अलॉट डिपेंड्स ऑन द टॉस, बट वी लॉस्ट द टॉस। मतलब उसके बाद अगर टॉस लूज कर जाए तो प्लान बी भी तो होना चाहिए, और लग रहा था उस मैच में कि कोई प्लान बी नहीं था। हम इसी उम्मीद में थे कि हम टॉस जीत के पहले कर लें, खेल लें। लेकिन व्हाट शुड वी डू टुडे इफ वी विन द टॉस और इफ वी डोंट विन द टॉस? आप कह रही हैं प्लान बी, तो व्हाट इज अ प्लान ए? क्या टॉस जीत के बैटिंग करना इज अ प्लान ए? अगर वो प्लान ए है तो फिर उसके बाद आपको चेस करना चाहिए ना, जैसे कि भारत ने कल किया। अगर उनका प्लान ए ये था कि वो बैटिंग करेंगे, वो नहीं कर सके, मगर कल भारत ने किया। अब देखें, हमारे बैट्समैनों को भी कोहली की तरह कुछ झलकियां दिखानी पड़ेंगी ना, कि जो मुसलसल हमारे नंबर 1 है रैंकिंग के अंदर, बड़े फख्र से हम कहते हैं कि वो रैंकिंग में नंबर 1 है, मगर भाई परफॉर्मेंस तो आज के दिन करनी है। आज का दिन है पाकिस्तान को यहाँ से निकलने का। टॉस जीते, पहले बैटिंग करें, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको विकेट का पता नहीं होगा। अभी फैजान कह रहे थे कि नई विकेट बनी है, ये कुछ डिफरेंट विकेट होगी, तो अच्छे जो बहादुर किस्म के जो होते हैं ना, दलेर किस्म के जो कप्तान होते हैं, वो पहले फिर
फील्डिंग करते हैं कि आओ भाई तुम बैटिंग करो, हम देखते हैं कि पिच में क्या है। मगर अब मुझे नहीं पता कि हमारे कप्तान की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर फैजान को पता हो तो वो बताए कि हम बैटिंग करना हमारे जो लड़के हैं वो पसंद कर रहे हैं पहले या चीज करना पसंद करते हैं। फैजान प्रैक्टिस सेशंस तो कर ही रहे हैं, कुछ पता लगा है कि क्या अगर टॉस जीते तो क्या फैसला कर सकते हैं हम मुमकिन तौर पर? देखें, मेरा ख्याल है यहाँ की कंडीशन के हिसाब से दे विल ऑप्ट फॉर बैट फर्स्ट, बट अभी कुछ देर पहले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की बात हो रही थी। हम अक्सर अपनी टीम को एक आध बुरे मैच के बाद ऐसे डिमोरलाइज करने लग जाते हैं। इसी इंडिया वाले मैच के हार से पहले ही, एक मैच पहले ही, पिछले मैच में इनफैक्ट उसने श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया था पाकिस्तान ने। वर्ल्ड कप में इससे पहले किसी और टीम ने इतना बड़ा चेस दिया, तो वो भी हमारी ही टीम थी, वो भी पाकिस्तान की टीम थी। ठीक है, एक मैच बुरा हारी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैप्टन को। और श्रीलंका और इंडिया के मैच के दौरान हमने तारीफें भी उतनी ही खुल के की थी, ये भी वैसे हमें भूलना नहीं चाहिए। एक आध बुरा मैच, अच्छा मैच हर टीम। अब साउथ अफ्रीका की टीम नेदरलैंड्स और we hope के seems like our players have also moved on और इंशाल्लाह हम आज का मैच जीतेंगे। अच्छा, बेंगलुरु का जरा माहौल बता दें। माहौल भी, और फैजान नॉट गेटिंग टू मच इनटू डिटेल, बता दें हमारे कोई पाकिस्तानी फैंस वहां होंगे कि नहीं, अब वो सिलसिला अब खत्म हो गया। हाँ, और अब मतलब बाकी स्टेडियम, बाकी मैचेस, इंडिया का मैच नहीं है आज, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? खाली स्टेडियम। पूछो अब्दुल्ला जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सिकू पूछ सकते हैं। ये फैजान ये भी पता लगाओ, आर्थर ने जो कहा था एक बच्चों वाली बात की कि दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा, क्या आज बजेगा? मकसद है कि हम खुद इस किस्म की हल्की बातें करते हैं कि जिससे हमें शर्मिंदगी होने लगती है कि यार क्या दिल पाकिस्तान बजने से हम परफॉर्मेंस करेंगे? ये तो कभी भी नहीं होता ना। मगर है कि इस किस्म की अगर आपके कोच बात करेंगे तो सिकंदर वो उन्होंने ना इंडिपेंडेंटली नहीं कहा था, वो उन्होंने बहुत से और भी चीजें, ओवरऑल माहौल की बात की थी, माहौल की बात हो रही थी। फैजान, इफ यू वुड लाइक टू कंक्लूड दिस। सिक्कू भाई ने जो बात की, वो प्रॉब्ली जो मिकी आर्थर का जो स्टेटमेंट था उसको किसी और अंदाज में ज्यादा ले गए। वो कहना ये चाह रहे थे वहां पे कि बहुत ही जो एटमॉस्फेयर था अहमदाबाद के मैदान में, वो बहुत ही वन साइडेड था। पाकिस्तानी कोई फैंस नहीं थे और हकीकत कोई नहीं थे। कुल मिला के आप ये कह लें कि 30 लोग थे, 23 पाकिस्तान स्क्वाड के साथ हम जर्नलिस्ट। अब यहाँ पे कल मेरी शहनाज स्टेडियम में के बाहर कुछ क्रिकेट फैंस से बात हुई, उसकी मैंने वीडियो रात को हमारे कुलीग हाफिज शाफी के शो पे भी चली है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट फैंस है वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और दे आर रेडी टू चीयर फॉर पाकिस्तान टीम टुडे, और एक अच्छी क्रिकेट के लिए वो ईगरली वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, और यहाँ पे जिस तरह हैदराबाद में हमने देखा था कि पाकिस्तान टीम के लिए सपोर्ट थी, यहाँ बेंगलुरु में भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिलेगी। ऑलराइट, वी आर होपिंग फॉर दैट, और इंशाल्लाह आज दोपहर को हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फैजान एंड सिकंदर। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हड्डियों के मर्ज ऑस्टियोपोरोसिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और बदकिस्मती से, आई एम सॉरी, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों होता है, पाकिस्तान में इस मर्ज से मुतालिक आगे ऑलमोस्ट नहीं है, और इसकी वजह से हड्डियों के भुरभुरेपन के मरीजों में इजाफा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हड्डियों का भुरभुरापन, कमज़ोरी और उनका टूटना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, सो दैट यू नो। बहुत से लोग इसका तदारुक बताते हैं कि कैल्शियम ले, विटामिन डी ले, वर्जिश करें, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। ख़वातीन में नेचुरली ज़्यादा होता है, नेचुरली क्या ज़्यादा होता है, तहकीक ने बात साबित की है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड मेनोपॉज की वजह से भी। डॉक्टर नुसरत रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहिबा, एक स्टडी ये भी आई है कि प्रॉबेबली शहरी इलाकों में ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द रूरल सेटिंग, देहातों की निस्बत। हालांकि हम एक्सपेक्ट करेंगे शहरी इलाकों में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों को मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, और स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन जो कि बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो इस बीमारी से सफ़र करती हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको ये बीमारी होती है, लाहक हो जाती है, क्योंकि ये खामोश बीमारी है। शुरुआत में इसमें कोई अलामात नहीं होती हैं। उमूमन होता ये है कि माहवारी बंद होने के बाद हमारी ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। हार्मोन्स बंद होने की वजह से हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियाँ ऐसे खोखली हो जाती हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को ख़राब करती है, इसी तरह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एक वक्त आता है हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ज़रा सी चोट से और बाज़ दफ़ा बगैर किसी चोट के हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे में मरीज़ हमारे पास तब आते हैं जब फ्रैक्चर हो चुका हो।
और इस बुजुर्ग हमारी जो आवाम है, जो हमारी मरीज बुढ़ापे में फ्रैक्चर का शिकार होते हैं और उनके मेजर सर्जरीज हमें करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद जो मरीजों को मोहताजी होती है, ये चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि फ्रैक्चर होने से पहले इसको ट्रीट किया जाए। ये एक काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है और काम बिल्कुल एक सिंपल से ट्रीटमेंट से मरीज इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और एक डिसेबिलिटी की जिंदगी से उनको निजात मिल सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर नुसरत आपने अच्छी बात की है, ये छुटकारा किस तरह हम पा सकते हैं और हम प्रीएम्प्टिवली क्या कर सकते हैं जब पता ही है कि आफ्टर सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहले हुमा इसमें होनी चाहिए अवेयरनेस। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके जिस्म में अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जब खवातीन को माहवारी बंद हो जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, तो उनको ये बता दिया जाता है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि अब आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक रखना है और ऑस्टियोपोरोसिस की कुछ खास अद्वियात आती हैं जिसमें कुछ इंजेक्शंस भी हैं, मेडिसिन भी हैं जो कि चीप है, इतनी महंगी भी नहीं है। अगर वो वक्त पे दे दी जाए तो मरीज बहुत बड़ी डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, एक एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम टाइम पे अदराक करें और मरीजों को पहले से हम आगाही दे दें, तो इस तरह के डेज मनाने से और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने से इस बीमारी से यकीनन बचा जा सकता है। डॉक्टर नुसरत, ये ख़वातीन में ही प्रेवलेंट है, ये तो हमें पता है, महामारी बंद होने के बाद ज़्यादा अलामात सामने आती हैं। क्या मर्दों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ मर्दों को तो ये पता भी नहीं है कि मर्दों को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। खासतौर पे वो मर्द हजरात जो कि स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा है। और मर्दों में जब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है, जब एज 65-70 प्लस हो जाती है और अगर उनको हिप बोन का फ्रैक्चर होता है तो उनकी जो शरह अमवात है वो बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का बिल्कुल भी लोगों को इल्म ही नहीं। लोग समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ खवातीन की बीमारी है, ऐसा नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होता है। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर साहिबा आप कह रही हैं कि माहवारी के बाद अगर खवातीन जो हैं वो अपने जीपी से, जैसे फिजिशियन से बात कर रही हैं, तो वो सजेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इसको प्रिवेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर पे ना जाएं, कोई डाइट हम अपनी ऐसी कर सकते हैं कि फिर भी हम अपने आप को थोड़ा सा इंसुलेट करें अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस? जी बिल्कुल। देखिए, खवातीन की जो बोन्स होती हैं, इट इज़ लाइक देयर बोन अकाउंट। कहा यह जाता है कि हमारा ये बोन अकाउंट है। जब फीमेल्स यंग होती हैं, जब वो बच्चे पैदा कर रही होती हैं, तो बदकिस्मती से उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती है, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती। उसके बाद वो बच्चे को फीड कराती हैं, बोन्स और वीक हो जाती हैं, कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक नहीं होता। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज और कम गैप से बच्चे हो जाते हैं। तो जिस टाइम पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है फीमेल्स में 30 साल की उम्र तक, 30 से 35 साल तक की उम्र में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तो उस पीक एज में वो खवातीन खुराक की कमी और नेग्लिजेंस में बेचारी बच्चे पैदा कर रही होती है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनकी अपनी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो वो वीकनेस बढ़ती चली जाती है। एक टाइम आता है जब मीनोपॉज हो जाता है, तो फिर कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो स्टोर्ड कैल्शियम जो पहले से ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टोर होता है, हड्डियों में स्टोर होता है, वो यूटिलाइज होना शुरू होता है और इस यूटिलाइजेशन में बोन्स और वीक हो जाती हैं और सुपर इम्पोज्ड कि आपके हार्मोन्स भी बंद हो चुके हैं। जब तक आपको माहवारी होती है, आपके हार्मोन्स आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जब हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, माहवारी बंद होती है, तो वो हड्डियों में से कैल्शियम यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस भुरभुरेपन की बीमारी जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसमें जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में अलामात नहीं होती हैं। इसमें रैंडम पेन्स होते हैं, कभी गर्दन में पेन हो रहा है, कभी कमर में पेन होता है, कभी हाथों में पेन होता है। हमारे खवातीन ने समझती है कि जी ये तो बुढ़ापे के दर्द हैं और ये तो होंगे, ऐसा नहीं है। अगर उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए और दवाएं वक्त पे दी जाएं, उनको गाइड किया जाए, तो इस डिजीज की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें बता दी। सबसे बड़ी बात तो अगर आपको खवातीन, अगर आप लोगों को दर्दें शर्दें इस किस्म की हो रही हैं, तो दिस इज़ अ सिग्नल, दिस इज़ अ साइन। इसको
डोंट टेक इट इन स्ट्राइड कि जी अब तो उम्र आ गई और ये सब कुछ हो रहा है। मतलब हर चीज़ का एक इलाज अब उसको कम किया जा सकता है। आप अपना एनुअल चेकअप जब कराती हैं, या मर्द भी एक्चुअली, तो ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से अपने डॉक्टर से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें और वो आपको सजेस्ट भी करेंगे दवाइयाँ वगैरह आप क्या ले सकते हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी आपकी डाइट का वैसे ही हिस्सा होना चाहिए, है ना, मतलब व्हाटएवर एज दैट यू आर। अच्छा जी, 4 साल बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। नैब ने अदालत के सामने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ वापस आकर पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। बड़ी तकरीब हुई, तराने वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराए गए, सोशल मीडिया कैंपेन भी इनकी जोरों पर है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ की इस तरह से वतन वापसी पर दाल में कुछ काला लग रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने भी इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और नवाज शरीफ के 2013 से 2018 के आखिरी दौर ही की कामयाबियों को आवाम के सामने मुस्लिम लीग नून दोबारा रख रही है। वो नवाज शरीफ को निजात हिंदा के तौर पर पेश कर रही है। अब इलेक्शन में ही पता चलेगा कि आवाम इन बातों पे कितना यकीन करते हैं और कितना नहीं करते। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, पहले तो आपसे यही कहेंगे कि मुबारक वसूल करें मियाँ साहब को। आने से पहले ही हिफाजती ज़मानत मिल गई है। बहुत से लोगों को एतराज़ है कि मियाँ साहब को रिलीफ गैर मामूली अंदाज में दिया गया है। तहरीक इंसाफ को जैसे रिलीफ मिलते थे वही तारीख जो है वो दोहराई गई है, पर इट्स इन योर फेवर दिस टाइम। तो क्या आप फिर भी समझते हैं कि जो हुआ कानून के मुताबिक ही हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। जो लोग एतराज़ करते हैं ये उनकी कदफहमी है। अदालत को ये इख्तियार है और अदालतें अपना ये इख्तियार जो है वो हमेशा बड़ी फ़राग दिली से इस्तेमाल करती हैं कि अगर कोई भी आदमी जो है वो अदालत में पेश ना हो रहा हो, उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं, और अगर कोई आए और अदालत को सबमिट करे कि मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ, मुझे महफूज रास्ता दिया जाए, तो अदालतों ने हमेशा इसकी हौसला अफजाई की है। इस अमल को जो है वो अप्रिशिएट किया है। इसकी पहले जो है वो मिसालें, बहुत सारी मिसालें जो है वो मौजूद हैं। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है ये एक एज़ यूजुअल है। रूटीन में कोई भी आए और आके कहे कि मैं पेश होना चाहता हूँ अदालत में, तो अदालत हमेशा इस बात की हौसला अफजाई करती है। काश के आम आदमी के लिए भी ये रूटीन में इतना ही आसान होता। अच्छा, ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एज़ यूजुअल है, खैर अनयूजुअल भी लग रहा है बहुत से लोगों को, लेकिन एक तारीख़ी इस्तकबाल करने का अयादा आप लोग कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता राना साहब कि मियाँ साहब लाहौर कब पहुँचेंगे, ना ये कि जलसा कब शुरू होगा। सो आपके कारकुनान में कन्फ्यूजन है। आप प्रोग्राम यहाँ क्लियर कर सकते हैं? हफ्ते के रोज़ स्केड्यूल रखा क्या गया है एक्चुअली? जलसा गाह में बाई आल मीन्स जो है वो 3-3:30 बजे जो है वो पहुंचना है। हद टाइम जो है वो 4 बजे हम जलसे को जो है वो पूरी तरह से तैयार और कायदे मोहतरम के इस्तकबाल और उनकी तकरीर के लिए है वो तैयार इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी दिन सुबह, क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। वहाँ से उनका इमिग्रेशन का जो सारा अमल है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद वो उसी फ़्लाइट से जो है वो लाहौर जो है वो तकरीबन 4 बजे जो है, ये बिल्कुल तय है कि वो 4 बजे लैंड करेंगे और वहाँ से वो 4:30 पौने 5 बजे जो है वो बाई हेली जो है वो जलसागाह जो है वो पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ताला 5-5:15 बजे मगरिब के बाद उनका ख़ताब जो है वो शुरू होगा। इसमें ना तो कोई अबहम है और इसे तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया गया। चलिए, आपने सारा प्लान यहाँ पे
अच्छा बता दिया कि कितने बजे क्या क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर बीइंग विद अस। मुर्तजा अली शाह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम यूके, वो भी हमारे इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, तो उनसे फिर तो उनको तो सब कुछ पता ही होगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मुर्तजा, मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की वापसी का स्केड्यूल जो है वो पहले से तयशुदा है और अदालती कार्रवाइयों के बावजूद अब कुछ नहीं बदलने वाला, वो ही रहेगा। तो स्केड्यूल है क्या, कल वो किस तरह आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है? नवाज शरीफ का जो स्केड्यूल जो एज़ पर प्लान उन्होंने पहुंचना है दुबई से, उन्होंने सुबह की फ़्लाइट लेनी है और उसमें एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ये एयरलाइन की भी रिक्वायरमेंट है और ये ऑलरेडी अग्रीड जो रूट भी है। इसमें बहुत स्लाइट एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें चेंज आए, लेकिन अभी तक जो हमें ज़राए तस्दीक कर रहे हैं वो यही है कि जो ओरिजिनल प्लान है वो उसके तहत वापस आ रहे हैं। यानी सबसे पहले वो लाहौर नहीं बल्कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने उतरना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वहाँ तकरीबन 1 घंटे तक उनका जो अभी तक हमें बताया गया प्लान है वहाँ पर स्टे का एक मशावरत होनी है और उसके बाद वो जो पहुँच जाएंगे भाई वही त्यारा जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन है जो दुबई से आ रहा है वो लाहौर एयरपोर्ट जाएगा और वहाँ से वो मीनार पाकिस्तान अपना जो उनका जो एड्रेस है उसके लिए वो जाएंगे। उनके साथ जो प्लेन जो बुक किया गया है, जो प्राइवेट प्लेन बुक किया गया था उसमें तकरीबन 150 जो लोग हैं उनकी जो सीट्स मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा नवाज शरीफ हैं, उनके साथ जो उनके करीबी जो दोस्त हैं रुफ़का हैं वो हैं। और ये जो उनका वहाँ पे जो जलसा होना है उसके हवाले से अब चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई हैं कि वो एज़ पर प्लान ही होगा, चूँकि उनको जो एक तोशा खाना केस में जो नवाज शरीफ को वहाँ से जो उनको रिलीफ मिला है वो इस हवाले से काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ज़ाहिर है आएंगे तो जलसा पहला भी करेंगे, उसके बाद भी मोस्ट लाइकली करेंगे। बीमार थे, बीमारी की वजह से गए थे, तो अब मुकम्मल फिट हो गए हैं कि सारे सीरीज़ ऑफ जलसा कैरी ऑन करेंगे वो? नवाज शरीफ बरतानिया पहुँचे थे तो उसके तकरीबन पहले 7 से 8 महीने उनके जो चेकअप थे वो बहुत रेगुलर होते थे। उसके बाद जो फिर कोविड का ज़माना आ गया उसमें भी उनके चेकअप्स होते रहे और उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसमें जो उनके चेकअप उस हिसाब से नहीं हुए जिस तरह शुरू में हुआ करते थे। और उसकी वजह वो ये बताते थे कि उनकी पाकिस्तान आने के बाद उनकी हेल्थ जो वो इम्प्रूव हुई। उनकी फैमिली ने यहाँ पर ख़ास तौर पर हुसैन नवाज शरीफ ने बहुत वाज़े तौर पर ये एलिगेशन लगाए थे कि नवाज शरीफ को जब वो जेल में थे 2018 में जो उनको कन्विक्शन हुई थी, जो जेल सेंटेंस हुई थी, उसके बाद उनको जहर दिया गया था और उनको मारने की कोशिश की गई थी जब वो कस्टडी में थे, जिसकी वजह से उनका प्लेटलेट्स का इशू बना था और वो जो यहाँ पर आए। उनके साथ इस पूरे अरसे में 2 उनके जो डॉक्टर्स हैं वो रेगुलरली उनके साथ वो चेकअप्स के हवाले से उन्होंने जो वो ड्यूटीज़ दी हैं। अब डॉक्टर अदनान ऑलरेडी दुबई पहुँच चुके हैं और जो उनका सफ़र वापस होगा उसमें वो उनके साथ होंगे। ओवरऑल जो नवाज शरीफ के जो मुख्तलिफ जो हेल्थ इशूज़ हैं, जो इस एज में बहुत सारे एज एसोसिएटेड इशूज़ हैं, वो सारे के सारे उसी तरह हैं। और उस हवाले से जो हमें जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो मेन उनकी जो जितनी भी रैलीज़ होंगी, अगर एज़ पर प्लान अगर हालात बदलते नहीं हैं ड्रास्टिकली या रेडिकली, तो नवाज शरीफ का प्लान वही है कि वो उन रैलीज़ से, पब्लिक मीटिंग से वो खुद वो ख़िताब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है। मियां साहब फाइनली वापस आ रहे हैं। हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ और इम्पोर्टेंट मैच है, हमें सर्टनली जीतना है, अच्छे रन रेट के साथ जीतना है ताकि हमारी पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन और बेहतर हो। और हमारे साथी सारे आहिस्ता आहिस्ता करके वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुंच ही गए हैं। बड़ा इशू था आपको पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को कवर करने के लिए, हम तक खबरें पहुंचाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा था, बस जर्नलिस्ट तक की बात खत्म हो गई है। हालांकि ज़का अशरफ जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद अगले मरहले में पाकिस्तानी फैंस की बारी भी आएगी, लेकिन पाकिस्तानी फैंस की बारी नहीं आई, वैसे नहीं आई और किसी ने टू बी ऑनेस्ट घास कोई खास डाली नहीं। और अब मेरा ख्याल है इंटरेस्ट भी कोई खास तो वैसे भी नहीं रहा होगा, इतने मैचेस तो हो गए हैं। अतीक उर रहमान हमारे साथी और अब्दुल माजिद भट्टी दोनों बेंगलुरु भारत से हमें ज्वाइन करेंगे। सो हम पहले चलते हैं भट्टी साहब के पास, क्योंकि अतीक तो मेरा ख्याल है नाश्ता करने में मसरूफ या मगन है या बाहर कहीं निकले हुए हैं, उनसे वो भी पूछेंगे कहाँ पे हैं वो। सो भट्टी साहब, आप कब पहुँचे, क्या आप देख रहे हैं माहौल? और इससे पहले कुछ चेंजेस की हमने बात की थी, शादाब की जगह उसामा वुड बी परफॉर्मिंग इन टुडेज मैच। देखें, मुझे आज अब्दुल्ला तीसरा दिन है, मैं बुध को यहाँ पहुंचा था, आज जुमे का दिन है और पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान टाइम पे 1:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। जो
चेंजेस की बाज़गश्त है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जो हैं फखर जमान और सलमान अली आगा, वो तो आज के मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, लिहाजा 15 में से अब 13 खिलाड़ी पाकिस्तान की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हैं। जो पाकिस्तान कैंप से खबर आ रही है, अतीकुर रहमान ने कल इसको ब्रेक किया था कि शादाब खान को रेस्ट दिया जा रहा है और उसामा मीर आज मैच खेलेंगे। लेकिन कल जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था उसमें उसामा मीर भी नहीं आया, क्योंकि उसामा मीर कुछ दिन पहले तक वो भी बीमार थे। हारिस रऊफ वो भी बीमार तो नहीं थे, लेकिन कल वो भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए। लेकिन जो कल हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि हम रूम सिकनेस का शिकार हो गए, हम चूंकि कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा हमें एक दूसरे से वायरस ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छा वैसे खिलाड़ी हमारे बीमार फैमिलीज यूजुअली अगर आपका ये कैबिन फीवर या रूम सिकनेस अगर आपकी फैमिली भी हमरा हो ना तो भी बेहतर होता है। तो हसन अली की बेटी तो हमने देखा था वो बाबर को विश करने के लिए, प्रॉब्ली उनकी बेगम भारतीय हैं शायद, इसलिए उनके हमरा हैं। बाकी अदरवाइज किसी की फैमिली नहीं है साथ ट्रैवल कर रही है। अतीक आप बता सकते हैं हमें? देखें, हसन अली की फैमिली तो है, बाकी और की फैमिलीज जो है वो हमें नजर भी नहीं आई और कुछ खास उनके बारे में ऐसा है भी नहीं। लेकिन जहां तक हसन अली ने रूम फिटनेस की बात की, सही कह रहे हैं कि कहीं दरअसल पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे। हमने कई दफा पीसीबी में भी वीडियो जारी की, डिनर्स हो रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि ये नहीं अभी आपका मूड है तो चले बाहर निकल जाता है। आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी को 8 घंटे 12 घंटे जो है पहले बताना पड़ता है कि जनाब हम वहां जाएंगे, और अब तो फिर वो आपको क्लियरेंस देती है, तो फिर प्लेयर्स वहां पर जाता है। तो इस वजह से शायद हसन अली ने जिक्र किया कि रूम सिकनेस हो गई है, और अगर कोई बीमार होता है तो जाहिर बात है फिर हम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो फिर हमें भी लग जाता है। तो ये जिक्र हसन अली ने कल किया। अच्छा, उसामा was not well। एक मिनट, उसामा ने कल की ऑप्शनल ट्रेनिंग तो छोड़ी, इससे पहले जो 2 ट्रेनिंग सेशन थे उसामा उसमें थे या उसमें उनको बुखार था और वो नहीं थे? जी हाँ, जो परसों पाकिस्तान का जो फुल ट्रेनिंग सेशन था उसमें उसामा मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने आराम किया, वो नहीं आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसामा तो पहले 3 मैच भी नहीं खेले, तो अगर प्रैक्टिस में आएंगे तो रिदम पकड़ेंगे ना, और स्पिनर के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि वो रिदम पकड़े। लेकिन उसामा ने कल आराम को तरजीह दी। फिर लोग कहते हैं कि ऑप्शनल ट्रेनिंग है जी, ये तो उनकी अपनी जवाबदीद है। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, और यू आर वेरी राइट भट्टी साहब कि अगर पहले 3 मैचेस नहीं खेले, वो थोड़े से इंसान रस्टी सा हो जाता है, एंड यू हैव टू वेल ऑयल्ड आपको होना ज़रूरी है, तो उनको डेफिनेटली खेलना चाहिए था। अच्छा, ये जो आइसोलेशन की बात हो रही है, दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज, बिकॉज हमने कोविड में भी देखा है एक्सट्रीम, आपको पता ही है आइसोलेशन मतलब बिल्कुल ही लोगों का इधर उधर जाना नहीं था, प्लेयर्स का भी, तो वी आर यूज टू काइंड ऑफ दैट थिंग। इसलिए ये रीजनिंग नहीं हो सकती फॉर अ सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो ये कहना जरूरी है। अतीक कुछ नहीं, वहाँ आप सही कह रही हैं कि अगर हम इस चीज को परफॉर्मेंस के ऊपर लेके जाएं तो बिल्कुल ही गलत होगा कि सिर्फ कमरों में कह दें। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कोविड की, कोविड के दिनों में तो रहते थे आप, बिल्कुल जी ऐसे ही हुआ। तो इसको परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, हाँ आप मेंटली तौर पर कह सकते हैं बंदे रिलैक्स नहीं होता। जिस तरह खिलाड़ी इंडिया से हारे उसके बाद बहुत ज्यादा चाहते थे कि रिलैक्स करें, लेकिन हसन अली ने जिस क्रिकेट का हमारी बात हुई थी मैनेजमेंट से, तो कहते हसन अली तो बहुत ज्यादा कल मजाया अंदाज में थे, तो उन्होंने रूम सिकनेस की बात की, लेकिन वो इस पर आए में खास गलत कर गया। रूम सिकनेस हम खिलाड़ी जा भी रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में भी जा रहे हैं, टीम की शक्ल में भी जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान होने की वजह से हमें, जैसे मैंने पहले कहा, तो बहुत घंटे पहले बताना होता है, और इसको परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आना किसकी वजह से नहीं, वो तो लाना भी। अच्छा, ऑप्शनल ट्रेनिंग की चूंकि हम बात कर रहे हैं, और हमारे बहुत से लड़के जो हैं वो नहीं इस ऑप्शन, उन्होंने नहीं लिया ये ऑप्शन। ऑन द अदर साइड, क्या ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो प्रॉपर पूरी टीम अपनी ट्रेनिंग कर रही है? वी जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ अ कंपैरिजन भट्टी साहब। जी हुमा, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने कल दोपहर में प्रैक्टिस की और तकरीबन 3-3.5 घंटे उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, और हालांकि उनके जो लेग स्पिनर हैं एडम जैम्पा,
वो फुली फिट नहीं है, लेकिन बाकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस की। फिर जहां रूम सिकनेस की बात हो रही है, ये 7 स्टार होटल में ठहरी हुई है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, और मेरे ख्याल में शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि पाकिस्तान में तो इतना आलीशान होटल ही नहीं है, तो ये रूम सिकनेस का जवाब पेश करना। और हसन अली जिस तरह अतीक बता रहे मज़ाहिया अंदाज में ऐसे भी बोल रहे थे, उन्होंने मुझसे, मैंने ही सवाल किया था, उन्होंने कहा भाई आपको पता है ना पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया। मैंने कहा 40 रुपए सस्ता हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की गाड़ी चल जाएगी। तो इस जी वो गाड़ी वाला अच्छा, इट वाज अ फनी बिट। और हसन का इससे ये लग रहा था कि खिलाड़ी मूव ऑन कर गए पिछली हार से और अब कॉन्फिडेंट है आगे के लिए इंशाल्लाह। अतीक, वैसे कमिंग बैक टू द ऑप्शनल ट्रेनिंग, सुबह फैजान से बात की थी हमने और फैजान ये कह रहे थे कि ये अपनी सवाबदीद है, उनको रेस्ट चाहिए था, उन्होंने रेस्ट लिया। इफ्तिखार नहीं आए, हारिस नहीं आए, उसामा भी नहीं आए। उसामा इससे पहले भी एक ही सेशन उन्होंने अटेंड किया था, उससे पहले वो बीमार थे। वैसे क्या पता लगी है खबर? हमें कोई मसला नहीं है एज लॉन्ग एज ही परफॉर्म्स, बट आ जाते शायद नहीं। फिर जब अगर परफॉर्मेंस ना हो, अल्लाह ना करे, तो फिर मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं थे। तो ये लोग क्यों होटल में इन्होंने रहना प्रेफर किया? और अपेरेंटली फिर रूम सिकनेस भी है, शायद नहीं भी है, तो रूम से ग्राउंड में ही आ जाते फिर सारे। ये अब्दुल्ला बिल्कुल आपने सही कहा। एक जगह आप बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा निकल नहीं पा रहे और हम स्टक हैं रूम के अंदर और प्रॉब्लम हो रही है, रूम सिकनेस हो रही है, और एक जगह आप जो है ना वो ये जब आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग के लिए तो आप कहते हैं मैं आराम करूँगा। तो ये ऑप्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। हारिस लोग जैसे अगर आराम कर रहे हैं वो खेलेगा भी इसी तरीके से, जो है इफ्तिखार है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी है। ये खिलाड़ी के अपने स्वाबदीद पे होता है, लेकिन इससे आपको अंदाजा कर सकते हैं खिलाड़ी, लेकिन हम ये भी नहीं। चलिए, लेट्स नॉट जज एनीवन फॉर नाउ। और जाहिर अपनी सवाबदीद थे उनकी। आप खा क्या रहे हैं अभी बता दें, सारा कुछ छोड़े यार। कहाँ देख लिया आपने? मेरा ख्याल है कि पीछे ब्रेकफास्ट हो रहा है। मसाला चाय पीने यहाँ पर आया था, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर लिया था, चाय में पी गई थी। तो मसाला चाय होती है यहाँ पे, एक नॉर्मल चाय होती है, और मसाला चाय जब पीते हैं तो मैं चाह रहा था कि मैच में भी थोड़ा मसाला लगे, तो इस वजह से मसाला चाय में क्या अदरक और सिनेमन वगैरह क्या डाला होता है? मसाला चाय वही होती है ना जिसको दुबई में कड़क चाय भी कहते हैं, सारे मसाले वगैरह डले होते हैं। नहीं, ये दुबई वाली में थोड़ा सा कम होते हैं, यहाँ थोड़ा तेज मसाला है, थोड़ा सा गले में लगता है अगर मसाला आप चाय पीते हैं, लेकिन तो इनको कहना पड़ता है कि आप थोड़ा सा हल्का मसाला रखिएगा। अगर नॉर्मली हम आप डायरेक्ट करके कहेंगे मसाला चाय पीनी है तो फिर थोड़ा सा तेज होता है, फिर वो आखिर में जो है ना थोड़ा गले के अंदर आपको महसूस होता है कि मसाला है। चलिए, इसी बहाने गले की टकोर भी हो जाएगी। आप अच्छा जी, तो नारे भी लगाइए पाकिस्तान टीम के लिए। अब अतीक आपके लिए, भट्टी साहब आपके लिए, और फैजान भी वहीं है, तो आप लोगों ने रिपोर्ट भी करना है वहां से और सपोर्ट भी करना है। तो रिपोर्ट एंड सपोर्ट ये सारी अब हमने आपके जिम्मे डाल दी हैं चीजें, क्योंकि बाकी फैंस वगैरह तो उधर होंगे नहीं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्व्स। थैंक यू। Alright, अच्छा भाई, गिलगित बल्तिस्तान में एक स्पोर्ट हुआ है और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में क्या हसीन वैसे लैंडस्केप क्या हुआ? क्या हुआ? सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट रैली मुनक्किद हुई है यहाँ पर। नाइस। और प्रीपेड कैटेगरी में 80 किलोमीटर्स का फासला 48 मिनट में तय करके किसने पहली पोजीशन हासिल की है भाई? आदिल नईम ने। आदिल नईम ने। और 3 रोजा सरफरंगा गोल्ड डेजर्ट रैली में मेले का डेजर्ट या गोल्ड डेजर्ट रैली में मेले का समा रहा। जीप देखने के लिए, जीप रैली देखने के लिए बहुत लोग आए थे। इसके अलावा साइड में भी कल्चरल एक्टिविटीज कुछ चल रही थी। अच्छा, चलिए आदिल नईम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं ये क्या हो रहा है। आदिल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब ये बता दें सबसे पहले तो कि ये डेजर्ट रैली जो है इसमें आपने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया। इससे पहले हमें नहीं आइडिया था कि इस डेजर्ट में भी जीप रैलीज होती और पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द शो। ये जी सरफरंगा में मेरा पहला पार्टिसिपेशन थी, बट अदर देन दैट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन चोलिस्तान और जो हमारी अलग थल और दूसरी रैलीज होती हैं। तो नेचुरली ये सवाल बनता है कि इसमें कितना मुख्तलिफ था? वो वाले सहराओं में गाड़ी चलाना और इस सहरा में गाड़ी चलाना कितना मुख्तलिफ है? जी काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट एल्टीट्यूड का एक फ़र्क था क्योंकि इट्स द हाईएस्ट डेजर्ट। सो इसमें यह है कि हमारी जो रेस कार्स या रैली कार्स होती हैं उनमें वी फेस अ लॉट ऑफ ट्यूनिंग इश्यूज बिकॉज
जब आप इतनी हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, which creates a lot of problem for the racer or a driver there. But other than that, it's a mix of all the terrains. बड़ा खूबसूरत है, आपको डीप सैंड भी मिलती है, आपको माउंटेन्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, so it's a mix of all the terrains. So how do you, Adil, it was a very good and different experience. ज़बरदस्त, हम साथ साथ विजुअल्स भी देख रहे हैं, it looks quite stunning. लेकिन क्या कोई preparation on your part different होती है, because terrain and everything is different over here? तो अपनी गाड़ी को भी आपने क्या different तरीके से कोई ट्यून करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, गाड़ी आपको डिफरेंटली ट्यून करनी पड़ती है. यू हैव टू लुक इनटू द टायर्स, आप ऑल टेरेन यूज़ कर रहे हैं या आप एम्प्टी यूज़ कर रहे हैं. सो इट्स डिफरेंट एज पर द टेरेन. इसके लिए ये था कि जी वी हैड टू ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, सो इट वाज अ 15 to 18 आवर्स ड्राइव. दैट वाज क्वाइट टायरिंग एंड हम रेस गाड़ी चला के लेके गए. तो रैली तो आपकी इस्लामाबाद से शुरू हो गई थी यानी? जी बिल्कुल, जी इस्लामाबाद से हमारी रैली स्टार्ट हो गई थी और वापसी पे भी हम इसको ड्राइव करके आए. बट वापसी पे भी हम बाबूसर से होके आए एंड वी विटनेस द फर्स्ट स्नोफॉल. और सो इट वाज अ वेरी एडवेंचरस ट्रिप. और ये था कि प्रिपरेशन से आपका जो सवाल था, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम जो हम बाकी रैलीज में करते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. बस क्लाइमेटाइज आप हो ही गए होंगे क्योंकि आप ग्रेजुअली ट्रैवल करके गए हैं. एल्टीट्यूड ज़ाहिर है हाई है. अच्छा आदिल, ज़ाहिर चोलिस्तान डेजर्ट रैली हो, अब ये इंटरनेशनली भी रेसेस आते हैं, दुनिया भी इस पे ज़रा नज़र रखती है, एक कल्चरल इवेंट सॉर्ट ऑफ बन गया है. अब ये जो टेरेन है वैसे ही इतना खूबसूरत है और यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट रैली भी. हाउ यूनिक इज़ इट? क्या ये दुनिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक अहम जरिया बन सकती है? जी बिल्कुल जी. नॉट जस्ट इन स्कर्दू बट जितने भी हमारे साउथ पंजाब में और जितने भी हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं, दे आर द पोटेंशली वेरी गुड वेन्यूज़ फॉर द टूरिस्ट. और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे लिए इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज वी हैव नेवर सीन दो साइट्स. अभी बल्कि हम रिग्रेट कर रहे थे कि वी वर सो मच फोकस्ड ऑन द रेस कि हम जो हमारी सराउंडिंग्स में व्यूज़ थे, माउंटेन्स थे और जो सीनरी थी, वी टोटली निगलेक्टेड देम एक्चुअली. सो लेकिन ये कि जस्ट आपको मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि इस एक रेस से तकरीबन जो हमने सुना है कि जी $800,000 का एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन दैट एरिया, इन दैट रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेस एंड द कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं लोकली वहाँ पे. सो इट्स अ गुड पोटेंशियल थिंग फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट, और उस जगह को आप काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हैं. ज़बरदस्त. अच्छा फाइनली आदिल ये भी बता दें कि रेस इट वॉज कोई ख़वातीन भी थी इसमें, क्योंकि हमें पता है कि अब काफ़ी ऐसी रैलीज वगैरह होती हैं जिसमें हमारी ख़वातीन भी पार्टिसिपेट करती हैं. जी बिल्कुल, इसमें वहाँ पे आई थिंक लोकल लेडीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द वुमेन कैटेगरी एंड आई थिंक दे वन द पोडियम एज वेल. बाकी जो हमारी अदर रेसेस हैं लाइक थल होगी, चोलिस्तान होगी, हब होगी, उसमें हमारी जो वुमेन पार्टिसिपेशन नंबर्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और उसमें आई थिंक 8 से 10 लेडीज़ पार्टिसिपेट करती हैं. उनकी बड़ी काफ़ी चैलेंजिंग रेस और कंपेटिटिव रेस होती है. सो या वुमेन भी काफ़ी इस शौक में हैं और इस खेल में हिस्सा लेती हैं एंड वी हैव बिग नेम्स इन पाकिस्तान जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. चलिए, वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस रेस. हाउ एक्साइटिंग. मतलब ये लिटरली एक मैं कहूँगी इस किस्म की रैलीज जो होती हैं इनको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही डाल दें बिकॉज बड़ी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट टेरेन है. बहुत से लोग शायद पार्टिसिपेट नहीं करते बट दीज एवेन्यूज आर ओपनिंग अप. देखिए चोलिस्तान वगैरह तो ज़ाहिर हसीन सहराएं, लेकिन स्कर्दू अगर डेजर्ट में कोई जीप रैली का शौकीन जाए तो उसको सराउंडिंग्स में कितना कुछ देखने को मिलेगा. देखिए वही तो कह रहे हैं ना, वो इतना टाइम भी नहीं होता ना देखने. अगर टूरिस्ट आए अगले साल की बात करें हम तो उसको एक पूरा पैकेज मिलेगा ना, सो सहरा भी मिलेगा. बस आपको याद है ना, बात ये है कि टूरिस्ट आने का चैलेंज ये है कि सराउंडिंग्स जो हैं वो तो खूबसूरत हैं लेकिन वो एमेनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है जो एक टूरिस्ट जो यूज्ड टू होता है. मतलब खाने पीने की चीज़ें, रहने की साफ जगह, टॉयलेट्स वगैरह ऐसे होने चाहिए. मतलब देयर हैव टू बी अदर अट्रैक्शंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. चैलेंज ही ना बन जाए ना कि टूरिस्ट आया तो उसको बस और कुछ कर नहीं सकता वहाँ.
सो सिक्योरिटी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड, लवाजमात उसके पूरे होने चाहिए, पैराफर्नेलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना। अच्छा जी, फुटबॉल के मैदान में आपको पता है हमें एक कामयाबी मिली है, ज़रा अनएक्सपेक्टेड थी, हम ज़रा ओवर एक्साइटेड भी इसीलिए ज़्यादा हैं। हमारे से बेहतर टीम कंबोडिया, हमने उसे हराया और फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में हम एक स्टेज आगे चले गए हैं। अभी तो बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। कल हमने अपनी टीम के स्टार फुटबॉलर से मुलाकात की थी, लेकिन ओवरऑल फुटबॉल जो है उसका क्या मुस्तकबिल है और इस नई जीत ने जो नई रूह फूंकी है, क्या आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इस पे भी हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि अवाम भी जो है ना वो फुटबॉल टीम की फतेह के जश्न में बराबर के शरीक हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम हो, बिकॉज वी आर डूइंग वेल। हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और हमारी लड़कियां जो हैं उन्होंने भी रिसेंटली अपनी टीम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। सो व्हाई नॉट, क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट हैं करिश्मा अली, जो कि आपको ज़रा याद दिला दें थोड़ा सा, वी टेक यू बैक अ लिटिल बिट। चित्राल में अपनी जैसी लड़कियों को ज़ाती कोशिश और मेहनत से फ़ुटबॉल की तरफ लाई हैं। करिश्मा अली को आलमी सतह पर पहचान मिली है। अमेरिका में एक मैगज़ीन है, फोर्ब्स मैगज़ीन, 30 अंडर 30 उनकी एक पूरी लिस्ट निकलती है हर साल, उसमें इनका नाम था और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया है। और मैच के दौरान जो क्राउड हम चेयर करते हुए सपोर्ट में पाकिस्तान टीम की दीवाना होते हुए देख रहे थे, उसमें करिश्मा भी मौजूद थी, कहीं नारा लगाते हुए शायद खड़ी हुई थी। करिश्मा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? सबसे पहले तो जरा आप एक्सप्लेन करें कि ये जो जीत है, ये क्वालिफायर्स जो हम क्यों इतना खुश हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपने बताया कि आई वाज इन द क्राउड और मैं चेयर कर रही थी, एंड डेफिनेटली आई थिंक कि ये इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द ईयर। लेकिन अगर आप फुटबॉल में देखें, फुटबॉल फैंस के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि हमने, जैसे आपने बताया कि पहले कभी हमने इस तरह के क्वालिफायर मैचेस नहीं जीते, लेकिन उसके अलावा 10 साल से, काफ़ी 10 साल नहीं, आप तकरीबन 10 साल से हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैचेस इस तरह नहीं हो रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी ईयर्स और हमारी टीम आई है और होम ग्राउंड, जो हमारा होम ग्राउंड है, हमारे होम क्राउड के सामने जीती है, तो इट मीन्स एवरीथिंग। और हम अगर अब जैसे क्राउड में अगर आप देखें, इतने सारे छोटे लड़के थे, स्पेशली द यूथ, दे ग्रो अप वाचिंग, मेसी को देखते हैं, रोनाल्डो को देखते हैं, उससे क्या हो जाता है कि आपका जो गेम है उसके लिए आपका जो है प्यार बढ़ता है, यू वांट टू प्ले, यू लव द गेम। बट अगर आप जैसे आप अपने नेशनल हीरोज़ को देखते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान से कोई इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में जाके जीत रहे हैं, फीफा क्वालिफायर्स में आगे जा रहे हैं, तो वो एक आपके अंदर क्या कहते हैं कि एक पैदा होता है कि यू वांट टू बी लाइक देम एंड यू सी अ होप एंड यू सी मतलब। अच्छा, ये होप अचानक से तो पैदा हुई नहीं है करिश्मा, आप भी फॉलो कर रही हैं, ज़ाहिर है आपका इंटरेस्ट भी है। क्या ऐसा चेंज हुआ हमारी टीम में जिसकी वजह से हमें जीत भी मिली और आगे भी we are looking forward I mean, we have a foreign coach, we have some foreign players in the sense Pakistani, but obviously brought up abroad. तो it's a different dynamic. हम टीम का भी देख रहे हैं, there is a different kind of energy in it. बिल्कुल, हम इस चीज़ का हम क्रेडिट बिल्कुल हम नहीं हटा सकते कि डेफिनेटली जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स थे बाहर के, जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दे गेव देयर बेस्ट, और जिन्होंने गोल किया वो भी डायस्पोरा प्लेयर है, बाहर से फॉरेन पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कोच आए हैं, आई थिंक ही ब्रॉट द टीम टुगेदर रियली वेल। इसी तरह अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान्स को देखें तो ये इस तरह हम अगर आगे चलें तो इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें ऑन ग्राउंड ग्रास रूट्स फुटबॉल पे काम करना चाहिए और अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल पे जैसे लीग हो, एक प्रोफेशनल लीग हमने इंट्रोड्यूस करना, PFF को जो कि फुटबॉल फेडरेशन, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे यूथ की इट्स अराउंड 60%, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन वो यूथ की है, उनको भी चाहिए कि ये जो यूथ है इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग ला के दें, ताकि हम जो हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल है यहाँ से भी हम इस तरह के स्टार्स प्लेयर्स बाहर से आगे कर रहे हैं। अच्छा करिश्मा, ये एक बात है, अब हम अच्छा खेल रहे हैं और ऑब्वियसली उम्मीदें हमारी लगी हुई हैं, लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास
वो ग्राउंड्स नहीं है, वो फुटबॉल स्टेडियम भी अगर आप कह लें, मतलब वी वुड लाइक आवर स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल टू जॉइन, वी वुड लाइक अदर टीम्स टू कम टू पाकिस्तान एंड प्ले अगेंस्ट अस, लेकिन हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ें बदलेंगी साथ साथ कि नहीं? अब यही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास अब देखिए फीफा क्वालिफायर के लिए इट टुक सो लॉन्ग फॉर देम टू फाइंड अ ग्राउंड और उसको सही तरह से बनाएं ताकि फीफा जो है ग्रीन लाइट दे कि आप गो अहेड दे कि आप इधर टूर्नामेंट करा सकते हैं। और वो एक ही ग्राउंड था हमारे पास पूरे मुल्क में, तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही हम आगे जा सकते हैं, इस तरह के मैचेस हम होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लीग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वुड से फीफा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप ये सोचिए कि जिस मुल्क के फुटबॉल से वर्ल्ड कप खेला जाता है उसके पास अपने खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये आयरॉनिक बात अच्छा, और एक और बात मुझे बताएं, हमारे नौजवान इसको एक करियर के तौर पर क्यों नहीं देखते? इसीलिए बिकॉज क्रिकेट, हाँ जी, ज़बरदस्त करियर भी सेट हो जाता है, पैसे भी अच्छे होते हैं, स्टार भी बन जाते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इवन ज़्यादातर फुटबॉल अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा खेला जाता है, एफ्लुएंट बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा खेलते हैं, यू नो, सेटल्ड हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बड़े बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी इवन हमारी यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी होते थे जिनमें पोटेंशियल होता था, आगे परसू नहीं करते थे। मे आई ऐड कि इसमें लिटरली आपको एक बॉल चाहिए और कुछ खिलाड़ी चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें वो आगे बस हॉबी के तौर पर खेला छोड़ दिया। सो वो कैसे रुझान डालें कि भाई ये अगर आपके खाते पीते भी हैं तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देखें कि क्रिकेट जो है हमारा बहुत पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है। अब फुटबॉल का हमारी टीम ने क्वालिफायर जो पहला राउंड है वो जीता है एंड यू कैन सी देम ऑल ओवर द न्यूज़, फुटबॉल न्यूज़, एंड फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो दे हैव पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप, लेट्स से दैट, इन द फुटबॉल वर्ल्ड। ये एक मैच से हुआ है। आप इमेजिन कि हम इस पे अगर सही से इन्वेस्ट करें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। वी विल अट्रैक्ट दैट सॉर्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम बिगर कंपनीज, हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स मिलेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि बेयरली कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई प्रमोशन इस तरह हुआ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा आया है क्योंकि हमारे बच्चों में वो इंटरेस्ट है फुटबॉल का। सैडली वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं है, तो दे डोंट नो वेयर टू टेक दैट इंटरेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ हम जरा वरीड हैं इस बारे में। अब हमने आगे जो खेलना है वो 3 होम होंगे मैचेस, 3 अवे। अब ये तो कर लेंगे, होम पे हम खिला किधर रहे हैं? इस्लामाबाद में। मतलब वी नीड एट लीस्ट यू नो सम स्टेडियम, सम ग्राउंड्स जो इस काबिल भी हो कि बाहर से टीमें आ रही हैं। मतलब कराची और लाहौर और पेशावर में नहीं है। हाँ। आप ये सोचिए एक स्टैंडर्ड का फुटबॉल अब ये है कि कराची और लाहौर में भी ग्राउंड्स है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अगर वो फीफा स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। फॉर नाउ इट्स इस्लामाबाद में जो ग्राउंड है यही है, लेकिन आई होप कि इस पे काम करें और PFF गवर्नमेंट साथ मिलके काम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अबाउट द कंट्री, इट्स नॉट अबाउट PFF, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द प्लेयर्स, इट्स अबाउट द होल कंट्री एंड आवर इमेज। अच्छा, अभी सऊदी में एक इवेंट हुआ था जिसमें खवातीन फुटबॉल टीम हमारी गई हुई थी, आपको याद होगा। सो हमारी लड़कियां अच्छा कर रही हैं और शुड वी हैव, वेल वी शुड ऑल होप, हमें हमेशा होपलेस कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन फुटबॉल कोई इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो विमेन के लिए कोई चांस हम समझें कि बेहतरी हमारी भी साथ साथ हो जाएगी? अब देखिए ना, फुटबॉल में भी किसी भी स्पोर्ट्स में यही है कि शॉर्ट टर्म तो आप प्लान कर सकते हैं, आप प्लेयर्स ला सकते हैं बाहर से, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको एक लीग की ज़रूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एकेडमीज़ की ज़रूरत है जहाँ से आप प्लेयर्स क्रिएट कर सकें। और ये जो हमारी ख़वातीन, जो हमारी विमेंस टीम है वो जाके खेलती हैं, वंडरफुल, दे कम बैक, और वो वापस आके क्या करती हैं, कोई ये पूछता है कि उनके लिए कोई टूर्नामेंट है, कोई लीग है, वो अपने फिटनेस का कैसा ख्याल रखती हैं। एंड दिस इज़ नॉट देयर जॉब, इट इज़ देयर जॉब ऑफ PFF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट इस ये टूर्नामेंट कंपटीशन जहाँ पे वो अपने फिटनेस लेवल, अपने गेम को बरकरार रख सकें। Thank you so much for being with us. Definitely फेडरेशन को काम करने की ज़रूरत है. We need leagues, we need proper structures, we need academies. हमें मतलब इसको स्पोर्ट को उठाना होगा बिकॉज वी हैव फुटबॉल क्रेज है हमारे यहाँ भी, लेकिन अफसोस की बात है कि एहसास है जो इसके मतलब करिश्मा का ये कहना है जो हमने भी देखा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, कोई पोस्टर बैनर, आपके भरे हुए थे। अब 30,000 35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम अगर आधा भर जाए ना,
एक मैच के लिए विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो फिर तो वाकई क्रेज है किसी कौम में। मतलब ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, इंटरनेशनल टीम आई हुई थी और लोग हमारे शायकीन कितने ज़्यादा थे, तो इसी से गेज कर ले इंसान कि यस ये एवेन्यू वो है जिस पे हमें बहुत काम करना है और कर लेना चाहिए। और ये क्रिकेट के स्टार्स ये हम लोगों ने सबने मिल के बनाया है ना, बिकॉज ज़ाहिर है हमें खेल पसंद है, हम हर वक्त बात करते हैं, तो हम फुटबॉल पे भी लग गए हैं और हम फुटबॉल की भी बात करेंगे। बस हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना। तो लिहाजा फुटबॉल फेडरेशन बका प्लीज़ कुछ करें। गजा पर जारी इस्राइली जहरीत के नतीजे में सूरत हाल लम्हा लम्हा बिगड़ ही रही है। लेबनान के अल मैदान अखबार के मुताबिक इसराइली सरहद के करीब लेबनानी गाँव हौला में सहाफ़ियों की कार पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर जाँ बहक हुआ। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, एक्चुअली जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद भी सरहदी गाँव हौला में ही मौजूद थे। और इस वाक़े के बाद जनूबी लबनान की इंतज़ामिया ने जियो न्यूज़ की टीम को सरहदी इलाके से दूर महफूज इलाके में मुंतकिल होने की हिदायत की है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वहाँ से रिपोर्ट करने के लिए। जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि गज़ा के अंदर कोई 13 से 14 जर्नलिस्ट जाँ बहक भी हो चुके हैं अब तक रिपोर्टिंग करते हुए। नुमाइंदा खसूसी तारिक अब्दुल हसन और सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद से ने हमें हाल का अहाता किया है। बिल्कुल, लेट्स वॉच दिस। तारिक अब्दुल हसन की गुफ्तगू सुनिए। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं, तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। और खुसूसन अमरीकी सदर के दौरा इसराइल के बाद और बरतानी वज़ीर आज़म के दौरा इसराइल के बाद इसराइल के ऊपर मुसलसल एक दबाव बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जो इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, उसके नतीजे में ये एक दबाव इसराइल के ऊपर आया है कि जल्द से जल्द वो अपने काम को मुकम्मल करे। इसलिए जो मुकामी हमारे यहाँ राब्ते हुए हैं गजा में भी और जुनूबी लबनान में भी, तो वही कह रहे हैं कि सूरत हाल अगले चंद घंटों में इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है और इसराइल एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। और इसराइल ने अगर गजा के ऊपर बड़ा ज़मीनी हमला कर दिया तो एक और इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है और उसका बराह रास्त असर यहाँ लबनान पर होगा। जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर होगा वो लबनान ही है और शायद इसी को महसूस करते हुए फौरी तौर पर यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और सऊदी अरब ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने तमाम शहरियों को कहा है कि वो फौरी तौर पर लबनान छोड़ दें। तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल कशीदा हो रही है। मशरिक़ वस्ता की जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसकी शिद्दत हम यहाँ लबनान में महसूस कर रहे हैं। और रात के इस पहर हम एक हिदायत की मुकामी इंतज़ामिया की, जनूबी लबनान की जो मुकामी इंतज़ामिया है उसकी हिदायत के ऊपर हम सरहद से कुछ पीछे हट रहे हैं ताकि अपने आप को महफूज कर सकें और अपने आप को महफूज रखते हुए हम जनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। सोचने वाली बात यह है कि इजराइल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ये लबनान का गांव है, तो आप किसी और मुल्क में एक तो अपनी बमबारी कर रहे हैं, गजा में तो आप कर ही रहे हैं, और दुनिया किस तरह खामोश है। ये दुनिया जा के पैट ऑन द बैक भी दे रही है और कह रही है, ये सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स मुल्कों के जाके उनको अच्छा जी, we're gonna see you on Monday, inshallah.